तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 8 अक्टूबर की, साथ ही में दिन है शनिवार का। वहीं हिंदी तारीख है शुक्ल चतुर्दशी और महीना चल रहा है आश्विन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर। देश के 12 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में डाले जाएंगे 2000 रुपए। दीपावली से पहले आया बड़ा अपडेट। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान की 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिवाली से पहले देश भर के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में मोदी सरकार जल्दी 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर देगी। जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक किसानों को पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त 17 और 18 अक्टूबर को ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि आपको बता दें, इन तारीखों की जानकारी मीडिया रिपोर्ट में दी गई है, यानी कि पैसों के ट्रांसफर करने की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। वैसे दोस्तों आपको बता दें, 12वीं किस्त देने में वैसे ही देरी हो गई है। इस बार क्यों देरी हो रही है इसका कारण भी बताया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इस पीएम किसान योजना में गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। ई-केवाईसी अपडेट कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त रखी गई थी। हालांकि इस तारीख तक किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई, इसीलिए समय को आगे बढ़ा दिया गया। जानकारी के मुताबिक इसी की वजह से किसानों को 12वीं किस्त का पैसा मिलने में देरी हो रही है। ऐसे में अगर आपने भी अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए जल्दी ई-केवाईसी करवाएं। ई-केवाईसी कराने के लिए या इस योजना की ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इससे जुड़ी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.go.in को विजिट कर सकते हैं। देखें अगली खबर। जियो और एयरटेल कंपनी का सरकार से सवाल, कहा ओटीटी और मोबाइल टेलीफोनी में ज्यादा फर्क नहीं है, फिर नियम अलग क्यों हैं? एक जैसे नियम कानून बनाए जाएं। अगर सरकार जियो और एयरटेल की बात मान लेती है तो फिर व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेजने पे लग सकते हैं पैसे। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने सरकार से सभी तरह की सेवाओं के लिए एक जैसे नियम कानून बनाने की मांग की है। इनमें ओटीटी भी शामिल है। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। जानकारी के मुताबिक इस बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सरकार जियो और एयरटेल कंपनी की बात मान लेती है तो व्हाट्सएप कॉल समेत ढेरों ऐसे फीचर्स महंगे हो जाएंगे जो कि अभी फ्री हैं। असल में टेलीकॉम कंपनी जियो और एयरटेल का कहना है कि व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, साथ ही में स्काइप जैसे जो भी इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म है तो इनके और मोबाइल टेलीफोनी के बीच ज्यादा फर्क नहीं है, लिहाजा उन पर भी सेम रेगुलेशंस लागू होने चाहिए। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी देश में टेलीफोनी सर्विस देने के लिए कंपनियों को लाइसेंस लेना पड़ता है, जबकि व्हाट्सएप जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेट के जरिए चलते हैं और इस तरह की कंपनियों को सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे मेन बात यह है कि जियो एयरटेल जैसी कंपनियों को लाइसेंस के लिए फीस चुकानी पड़ती है। इसी की वजह से टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप को भी टेलीकॉम कंपनियों के बराबर लाइसेंस फीस चुकाना चाहिए। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, ये जो मांग की जा रही है जियो और एयरटेल की तरफ से, इस तरह की व्यवस्था दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। अगर दोस्तों थोड़ी देर के लिए ये माना जाए कि अगर व्हाट्सएप जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को लाइसेंस के दायरे में लाया जाएगा तो क्या होगा, तो इसका एक सबसे बड़ा असर ये होगा कि व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, साथ ही में स्काइप जैसे सभी प्लेटफॉर्म का परिचालन खर्च बढ़ जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो पूरे बिजनेस की लागत बढ़ जाएगी। जाहिर बात है इसकी वसूली कंपनियां फिर यूजर से ही करेंगी। ऐसे में हम जैसे यूजर को टेलीकॉम कंपनियों के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी पेमेंट करना होगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो फिर व्हाट्सएप जैसे ऐपों के जरिए मैसेज या कॉल वगैरह करना फ्री नहीं रह जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सरकार को जियो और एयरटेल की इस बात को मानना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। देखिए अगली खबर। आरबीआई जल्दी लॉन्च करेगा बिटकॉइन की तरह ई रुपया। डिजिटल करेंसी पर कॉन्सेप्ट पेपर किया गया है जारी। मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी ई रुपया की वैल्यू। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बीते शुक्रवार को डिजिटल करेंसी पे कॉन्सेप्ट पेपर जारी कर दिया है। सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ने कहा है कि वो जल्दी पायलट के तौर पे ई रुपया को लॉन्च करेगा। दोस्तों आपको बता दें, इस तरह की करेंसी को सीबीडीसी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो आरबीआई बिटकॉइन की तरह डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। वैसे तो बिटकॉइन दुनिया की किसी भी सरकार के अंडर में नहीं है, लेकिन अपने भारत में जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी तो ये पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर में होगी। दोस्तों आप अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होती है तो आपको बता दें, ये एक ऐसी करेंसी है जिसे हम छू या देख नहीं सकते। हालांकि ये आम पैसे की तरह होगा। जैसे कि आपके पास अगर डिजिटल करेंसी के रूप में 10 रुपए हैं और इसी तरह से आपके पास एक 10 रुपए का नोट है, तो ये दोनों ही सेम चीज है। यानी कि जो 10 रुपए का नोट आपके पास है आप उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो डिजिटल तरीके से आपके पास 10 रुपए है आप उसे छू या देख नहीं सकते। बस वो डिजिटल तरीके से ऑनलाइन आपके वॉलेट में रखा हुआ है। जिस तरह से हम 10 रुपए के नोट के जरिए लेन देन कर सकते हैं,
सेम उसी तरह से आप इस डिजिटल करेंसी के जरिए लेन देन कर पाएंगे। अगर कोई बिल भरना है या रिचार्ज करना है, आप वो सभी काम कर पाएंगे। साथ ही एक और बात यह है कि देश में लेन देन के लिए CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को कानूनी तौर पे मान्यता प्राप्त होगी। साथ ही आपको बता दें, RBI की तरफ से जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी रुपया के नाम से, तो उसकी वैल्यू मौजूदा करेंसी के बराबर होगी। यानी कि चाहे आपके पास 100 रुपए का नोट हो और चाहे आपके पास डिजिटल करेंसी के रूप में 100 रुपए हो, दोनों ही बात बराबर है। अब हो सकता है कई सारे लोगों के मनों में लॉन्च होने वाले डिजिटल करेंसी को लेकर एक बड़ा सवाल आए कि आखिर इसका फायदा क्या है। तो मोटे तौर पे आपको बता दें, इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि जहाँ जहाँ पर भी किसी तरह का ट्रांजैक्शन करने में बीच में जो कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, उसमें कमी आएगी। साथ ही पेमेंट के लेन देन का डाटा रियल टाइम में आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो अभी तकनीक इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमें रुपया का लेन देन भी पेटीएम या फोन पे में रियल टाइम में देखने को मिल जाता है, लेकिन कई बार इसमें देरी हो जाती है। हालांकि डिजिटल करेंसी में इसके बहुत कम चांस है, यानी कि आप जैसे ही कोई लेन देन करेंगे वैसे ही आपका वॉलेट हाथों हाथ अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा भी इसके कई और बड़े फायदे हैं। बताया गया है RBI की तरफ से जब इसे लॉन्च कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे इसके बारे में RBI की तरफ से ही जानकारियां आती रहेंगी और हम आपको बताते रहेंगे। देखें अगली खबर। जियो 5G का आनंद उठाने के लिए होना चाहिए ये रिचार्ज, वरना नहीं मिलेगी 5G की सर्विस। आइए बताएं आपको अधिक जानकारी। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि जियो और एयरटेल दोनों ही अपनी 5G सर्विसेज का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि पैन इंडिया स्तर पर 5G सर्विस फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इसके लिए देश के लोगों को 1 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जियो ने शुरुआत में 4 शहरों में अपनी 5G सर्विस को लाइव किया है। इन 4 शहरों में शामिल है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी। हालांकि आने वाले दिनों में धीरे धीरे और भी शहरों में इसे लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल अभी जिन 4 शहरों में इसे लॉन्च किया गया है, यहाँ के कई सारे यूजर 5G सर्विस का इस्तेमाल कर पा रहे हैं बिल्कुल फ्री में, यानी कि अपने 4G रिचार्ज पर। आपको बता दें, जियो कंपनी अपनी 5G सर्विस को यूज करने के लिए वेलकम ऑफर भी दे रही है। इसके तहत यूजर को अनलिमिटेड डेटा 1 Gbps की स्पीड पे मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड है। 4G के मुकाबले में ये 30 गुना से भी ज्यादा है। हालांकि 4G के रिचार्ज प्लान पर ही 5G की ये सेवा कुछ खास यूजर को दी जा रही है। हम आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में बता चुके हैं कि जिन भी लोगों को ये 5G की सेवा दी जाएगी उनको जियो की तरफ से इनवाइट किया जाएगा। हालांकि अभी इसे लेकर एक बड़ी खबर आई है। सबसे पहले आपको बता दें, आपको जियो की तरफ से इनवाइट किया गया है या नहीं। आप इसकी जानकारी माई जियो ऐप में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको जियो की तरफ से 5G की सर्विस के लिए इनवाइट किया गया होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आया होगा, जो कि आपको आपके होम पेज पर ही दिख जाएगा। वैसे तो फिलहाल ये नोटिफिकेशन 4 शहरों के लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कई और शहरों के यूजर्स को ये नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इसी की वजह से आगे की जानकारी को ध्यान से सुने। आपको बता दें, जियो की तरफ से ये जानकारी 5G के लॉन्चिंग के समय पे नहीं दी गई थी, और वो जानकारी ये है कि जियो 5G सर्विस का एक्सपीरियंस सिर्फ उन्हीं यूजर्स को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 239 रुपए का रिचार्ज किया होगा। और ज्यादा आसान सी भाषा में कहें तो जियो के 5G वेलकम ऑफर का फायदा उन्हीं यूजर्स को मिलेगा जिनके फोन में 239 रुपए का या इससे ऊपर का रिचार्ज होगा। तो जिन जिन यूजर्स ने 239 रुपए से ऊपर का रिचार्ज करा रखा है, जैसे उनके शहर में 5G की सेवा को लॉन्च किया जाएगा, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर आप 4G रिचार्ज के प्लान के रेट पर ही 5G सर्विस का आनंद बिल्कुल फ्री में ले पाएंगे। साथ ही एक और जानकारी के मुताबिक जियो कंपनी की माने तो पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों ही कंज्यूमर्स को जियो 5G का फायदा मिलेगा अगर उन्होंने 239 रुपए या इससे ऊपर का रिचार्ज किया होगा। टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपके फोन में इससे कम का रिचार्ज है तो आप जियो के 5G का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब ये पूरी जानकारी जानने के बाद कई लोगों के मनों में ये सवाल आ सकता है कि हम 4G के रिचार्ज प्लान पर ही कब तक 5G सेवा का इस्तेमाल कर पाएंगे और 5G के रिचार्ज प्लान कब लॉन्च होंगे और इनके दाम क्या हो सकते हैं। तो आपको बता दें, इससे जुड़ी जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि अभी जियो के 5G प्लान का खुलासा नहीं किया जाएगा। साथ ही बताया गया है कि अभी के लिए ऐसा नहीं लगता है कि जियो कमर्शियल तौर पे 5G के प्लान को पेश करेगा। आसान सी भाषा में कहें तो अभी फिलहाल आने वाले दिनों में 5G के प्लान पेश नहीं किए जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जियो अभी बीटा टेस्टिंग फेज में है। बाकी जिन यूजर को अभी 5G सर्विस का फायदा दिया जाएगा वो बीटा टेस्टर के तौर पे 5G सर्विस का आनंद ले पाएंगे। देखें अगली खबर। IDBI बैंक के निजीकरण का रास्ता हुआ साफ। सरकार और LIC बेचेगी 61% की हिस्सेदारी। जी हां, सरकार ने एक और बैंक को बेचने की तैयारी तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक IDBI बैंक को लेकर नया अपडेट सामने आया है। बताया गया है, सरकार ने आगे बढ़ते हुए बोलियां आमंत्रित की हैं। बिजनेस टुडे के मुताबिक 30 जून 2022 तक के डाटा के अनुसार फिलहाल IDBI बैंक में केंद्र सरकार और LIC की कुल हिस्सेदारी 94.72% है। बताया गया है, IDBI बैंक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी लगभग 45% है, वहीं इसमें LIC की हिस्सेदारी लगभग 49% है। तो बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया के तहत सरकार अपनी 30.48% हिस्सेदारी और LIC अपनी 30.24% की हिस्सेदारी बेचेगी। ये टोटल लगभग 61% हो रहा है। कुल मिलाकर आसान सी भाषा में कहें तो ऐसा करने से IDBI बैंक जो अभी सरकारी है वो आने वाले दिनों में प्राइवेट हो जाएगा। देखें अगली खबर। कर्नाटक में ओला, उबर और रैपिडो हुआ बैन। सरकार ने 3 दिनों के भीतर ऑटो सर्विस बंद करने को कहा। ज्यादा किराया वसूलने पे लिया गया है ये एक्शन।
जी हाँ, कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन कैब कंपनियों को नोटिस जारी कर 3 दिनों के अंदर ऑटो सर्विस बंद करने के लिए कहा है। कंपनियों को नोटिस का जवाब 3 दिन के अंदर देना होगा। बताया गया आदेश न मानने पर कंपनी और वाहन मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें, ये कदम यात्रियों की तरफ से शिकायत करने के बाद उठाया गया है। असल में परिवहन विभाग से शिकायत की गई थी कि कैब कंपनियां न्यूनतम यानी कि कम से कम किराया 100 रुपए ले रही हैं, भले ही दूरी 2 किलोमीटर से कम हो। हालांकि सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक ऑटो किराए के लिए 2 किलोमीटर तक का ज्यादा से ज्यादा किराया 30 रुपए तक तय किया गया है। इसके बाद हर किलोमीटर पे 15 रुपए दिया जाता है। हालांकि ओला, उबर और रैपिडो कंपनी कम से कम 100 रुपए का किराया ले रहे थे। बताया गया है बीते सितंबर के महीने में सरकार ने ओवर चार्जिंग के 292 केस दर्ज किए थे, यानी कि 292 लोगों ने ओला, उबर और रैपिडो के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसी की वजह से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। साथ ही आपको बता दें, एक अनुमान के मुताबिक ये भी जानकारी दी गई है कि आने वाले दिनों में इस तरह का फैसला दूसरे राज्यों में भी आ सकता है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक की ही तरह दूसरे राज्यों की सरकार भी ओवर चार्जिंग से जुड़ी शिकायत पे कंपनियों पर एक्शन ले सकती है। तो दोस्तों, ऑटो में सफर करने पर अगर आपसे भी ओला, उबर वाले ज्यादा चार्ज लेते हैं, आपके राज्य की सरकार ने जो भी न्यूनतम किराया तय किया है, अगर उससे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, तो आप भी इसकी शिकायत परिवहन विभाग की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक और जानकारी आई है कि बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन खुद का ही ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। बताया गया है, नम्मा यात्री नाम का ऐप आने वाले 1 नवंबर को लॉन्च किया जाना है। यानी कि बेंगलुरु के जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन है, उन्होंने अपना ही ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। बताया गया है, इस ऐप में ज्यादा किराया नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो सरकार की तरफ से तय किया गया है उसी के हिसाब से ऐप के जरिए सर्विस दी जाएगी। हो सकता है इस तरह का काम भी आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में हो जाए, यानी कि जो ऑटो रिक्शा यूनियन है वो अपना ही ऐप लॉन्च कर दे। देखें अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत 3 रुपए बढ़ी। बीते रोज की सुबह 6 बजे से ही लागू हो गई है नई कीमतें। जी हाँ, दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। भास्कर ने बताया है कि सीएनबी से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली और एनसीआर में नई दरें 8 अक्टूबर यानी कि आज 6 बजे से लागू हो जाएंगी। दाम बढ़ने के बाद से दिल्ली में प्रति किलो सीएनजी की कीमत 78 रुपए 61 पैसे हो जाएगी। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की प्रति किलो कीमत 81 रुपए 17 पैसे हो जाएगी। आज 6 बजे से ही लागू हो जाएंगी नई कीमतें। देखें अगली खबर। रुपए ने बनाया नीचे जाने का नया रिकॉर्ड। डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो 82 रुपए 42 पैसे पे पहुंचा। इंपोर्ट से लेकर अमेरिका में पढ़ाई करना हुआ महंगा। जी हां, भारतीय रुपया बीते रोज शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 53 पैसे गिरकर 82 रुपए 42 पैसे के ऑल टाइम लो पे आ गया, यानी कि डॉलर के मुकाबले में इतना ज्यादा कमजोर हो गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपया गुरुवार को 81 रुपए 89 पैसे पे बंद हुआ था। हालांकि फिर बीते शुक्रवार को ये और ज्यादा नीचे चला गया। आसान सी भाषा में कहें तो अब आपको 1 डॉलर लेने के लिए 82 रुपए 42 पैसे देने होंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, जब भी डॉलर के मुकाबले में रुपया कमजोर होता है तो इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। हालांकि नुकसान ज्यादा हैं। पहले बात करते हैं फायदे की। तो डॉलर के मुकाबले में अगर रुपया कमजोर होता है तो बिजनेसमैन के लिए एक्सपोर्ट से ज्यादा फायदा मिलता है। वहीं जो विदेशी पर्यटक है उनके लिए भारत घूमना आसान हो जाता है। यानी कोई अमेरिका से भारत घूमने आएगा तो उसको यहाँ पे घूमना सस्ता पड़ेगा। साथ ही एक और बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी विदेश से डॉलर भेजे जाते हैं तो वो भारतीय रुपए में यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो जो लोग डॉलर में कमाई करते हैं उनका फायदा होता है। यानी कि देश की जनता के हिसाब से फायदे कुछ खास नहीं हैं। वहीं अगर बात की जाए नुकसान की, तो डॉलर के मुकाबले में जब भी रुपया कमजोर होता है तो ऐसा होने की वजह से पेट्रोलियम और सोने के दाम बढ़ जाते हैं। यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत सरकार जो कच्चा तेल खरीदती है उसके लिए पैसे डॉलर में पे करने होते हैं। यानी कि रुपए के कमजोर हो जाने से डॉलर में ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। बाकी दोस्तों, आप में से अक्सर लोग ये जानते होंगे कि जैसे ही अपने देश में पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ते हैं या सीएनजी के दाम बढ़ाए जाते हैं तो रोजमर्रा की जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनके दाम बढ़ने की भी आशंका बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गाड़ियों के माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। साथ ही डॉलर के मुकाबले में रुपये के कमजोर होने से एक और बड़ा घाटा ये होता है कि विदेशों में पढ़ाई करना या वहाँ पे घूमने जाना या विदेश की कोई चीज खरीदना महंगा हो जाता है। देखें अगली खबर। मारिजुआना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन सरकार का बड़ा फैसला। बाइडेन ने कहा, गांजा पीने या रखने के आरोपी जेल से रिहा किए जाएंगे। जी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मारिजुआना यानी कि गांजा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बाइडेन ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को राष्ट्र के नाम एक वीडियो संदेश में ये ऐलान किया है कि गांजा पीने और रखने के आरोप में देश में फेडरल जेलों में बंद सभी लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन के दौरान बाइडेन ने इसका वादा किया था। साथ ही आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि सिर्फ गांजा पीने या रखने के आरोप में किसी को जेल में बंद करना सही नहीं है। गांजा रखने पे लोगों को जेल में डालने से कई जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। साथ ही जो बाइडेन ने कहा, गांजा रखने पे लगाए गए क्रिमिनल आरोपों के चलते लोगों को रोजगार, घर और पढ़ाई लिखाई के भी मौके नहीं मिल पाते हैं। साथ ही जो बाइडेन ने कहा कि वहाँ पे जो ब्लैक लोग हैं वो लोग इसका ज्यादा शिकार होते हैं और उनको सजा भी ज्यादा दी जाती है। इसी की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में
बताने से पहले इस खबर से जुड़ा भी आपके लिए एक सर्वे और सवाल है। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या इस तरह का ऐलान अपने देश में भी किया जाना चाहिए, यानी कि गांजा रखना कोई जुर्म ना हो। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। देखिए अगली खबर, ईसाई या मुस्लिम बने दलितों को आरक्षण मिलेगा या नहीं। देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पैनल कन्वर्ट हुए लोगों के हालात को जांचेगा। पूर्व सीजीआई बालकृष्णन करेंगे इसकी अगुवाई। जी हाँ, केंद्र यानी कि भारत सरकार ने दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए दलित लोगों को अनुसूचित जाति यानी कि एससी का दर्जा देने पे विचार किया है। इसके लिए पूर्व सीजीआई बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक पैनल बना है जो ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों की स्थिति पे स्टडी करेगा और इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पैनल में 3 या 4 सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, इससे जुड़ा जो देश का कानून है 1950 अनुच्छेद 341 के तहत यह नियम ये निर्धारित करता है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग किसी और धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। वैसे आपको बता दें, सन 1950 में जब इस कानून को बनाया गया था तो उस समय इसमें केवल हिंदू धर्म के लोग ही शामिल थे, लेकिन सन 1956 में इसमें बदलाव किया गया और इसमें सिखों को भी शामिल किया गया। फिर इसके बाद सन 1990 में इसमें बदलाव किया गया और इसमें बौद्ध धर्मों के लोगों को भी शामिल किया गया। तो इसी की वजह से ये एक बड़ा सवाल सामने आया है कि जिन भी दलितों ने अपने धर्म को बदलकर हिंदू या ईसाई हो गए हैं तो क्या उन्हें एससी में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। इसी पे पूरी एक स्टडी की जाएगी और फिर ये स्टडी सरकार को सौंपी जाएगी और फिर सरकार इस पे फैसला ले सकती है। देखिए अगली खबर, 10 करोड़ रुपए में हुआ सोनाली फोगाट का मर्डर। परिवार को मिली 2 गुमनाम चिट्ठियों में किया गया है ये दावा। बताया गया है पीए तो सिर्फ मोहरा था, हरियाणा के नेताओं की थी ये साजिश। जी हाँ, टिकटॉक स्टार भाजपा नेता सोनाली फोगाट का मर्डर 10 करोड़ रुपए देके करवाया गया, जिसमें सोनाली के पीए सुधीर सांगवान को मोहरा बनाया गया। कत्ल की पूरी साजिश हरियाणा के हिसार और फतेहाबाद और टोहाना के नेताओं ने रची, जो सभी एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। सोनाली के परिवार को मिली 2 गुमनाम चिट्ठियों में ये दावा किया गया है। इनमें दावा किया गया है कि राजनीतिक करियर बचाने के लिए सोनाली का मर्डर कराया गया। गुमनाम चिट्ठी भेजने वाले ने दावा किया है कि सोनाली का पीए सुधीर पैसे के लालच में बहक गया था। सोनाली के जीजा अमन पूनिया का कहना है कि पहली चिट्ठी के बारे में हमने सीबीआई को सूचित किया था। उन्होंने कहा कि हम इसे अपने पास रखें। वहीं अभी हाल ही में गुरुवार को एक और दूसरी चिट्ठी आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि कई नेताओं ने मिलकर अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए 10 करोड़ रुपए देकर सोनाली फोगाट का मर्डर कराया है। हालांकि अब ये बात सही है या गलत, ये तो सीबीआई की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। देखिए अगली खबर, राजस्थान में 60,000 करोड़ का निवेश करेंगे अडानी। क्रिकेट स्टेडियम और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। जी हाँ, राजस्थान में इंडस्ट्री और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट शुरू हो गई है। इस समिट में गौतम अडानी ने राजस्थान में 60,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल को राजस्थान में सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री लगाने के लिए भी आमंत्रित किया है। बताया गया है राजस्थान में अडानी की तरफ से मेडिकल कॉलेज और क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार की तरफ से कार्यक्रम शुरू किया गया है। बताया गया है इस कार्यक्रम में दुनिया के करीब 3000 से ज्यादा उद्योगपति बिजनेसमैन शामिल हो रहे हैं। देखिए अगली खबर, हम हिंदू देवी देवताओं को ईश्वर नहीं मानेंगे। केजरीवाल के मंत्री पे ये शपथ दिलाने का आरोप लगा है। भाजपा ने इसका वीडियो शेयर किया है। जी हाँ, दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू धर्म विरोधी बयान देने का आरोप लगा है। वो दिल्ली में बौद्ध धर्म के दीक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आरोप है कि उन्होंने यहाँ लोगों को हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई, यानी कि हिंदू देवी देवताओं को भगवान नहीं मानेंगे। आपको बता दें, ये कार्यक्रम अभी हाल ही में बुधवार को हुआ था। इसके बाद बीते शुक्रवार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मंत्री राजेंद्र पाल का ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री राजेंद्र पाल हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद मंत्री राजेंद्र गौतम का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा देशद्रोही है। साथ ही कहा, अगर मेरी आस्था बौद्ध धर्म में है तो इससे किसी को क्या दिक्कत है। भाजपा को शिकायत करनी है तो वो करे। भारत का संविधान हमें किसी भी धर्म को मानने की आजादी देता है। साथ ही कहा, भाजपा की जमीन खिसक रही है और वो आम आदमी पार्टी से डरती है। कुल मिलाकर आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो आम आदमी पार्टी के ये नेता बौद्ध धर्म को मानते हैं और बौद्ध धर्म में ऐसा ही नियम है, यानी कि वो हिंदू देवी देवताओं को ईश्वर नहीं मानते। देखिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश के लिए जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। आज 8 अक्टूबर को कई जगहों पे 12वीं तक के स्कूल भी रहेंगे बंद। जी हाँ, यूपी के कई हिस्सों में बारिश अभी भी मुश्किलें बढ़ा सकती है। इटावा जिले में भारी बरसात को देखते हुए जिला प्रशासन ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 8 अक्टूबर को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं, यानी कि आज स्कूल बंद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक यूपी के कई इलाकों में 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि आगे भी इन जिलों में बारिश जारी रहेगी। 8 अक्टूबर तक तराई क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसी की वजह से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, साथ ही में बस्ती, महाराजगंज, बाराबंकी कई जगहों पे भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। अब दोस्तों, ये तो अपडेट रहा केवल उत्तर प्रदेश का, लेकिन आज देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए देखते हैं अगली खबर में। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। देखें अपनी स्क्रीन पर।
जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 8 अक्टूबर को उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के पूर्वी हिस्से में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही में उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, असम में, मेघालय में, साथ ही अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही इन राज्यों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी तटीय आंध्र प्रदेश में, साथ ही में छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन दोनों राज्यों में भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी बिहार में, झारखंड में, गंगीय पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, साथ ही में कर्नाटका में, केरल में, लक्षद्वीप में, आंध्र प्रदेश के भी बचे हुए हिस्सों में, साथ ही गुजरात के पूर्वी हिस्सों में, साथ ही में हरियाणा के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर। 25,000 मंदिरों में एक साथ भजन और कीर्तन होगा। सरकार ने जारी किया है आदेश के टीवी की व्यवस्था करें। आने वाले 11 अक्टूबर को उज्जैन से पीएम मोदी का भाषण होगा लाइव। जी हाँ, दिवाली तो वैसे 24 अक्टूबर को है, लेकिन मध्य प्रदेश में दिवाली जैसी रौनक 13 दिन पहले यानी कि 11 अक्टूबर को भी रहेगी। जानकारी के मुताबिक इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। बताया गया इस इवेंट को मध्य प्रदेश के गाँव के लोगों को लाइव दिखाया जाएगा। गाँव में बड़ी बड़ी टीवी की स्क्रीन लगाई जाएगी। बताया गया है सबसे ज्यादा फोकस शिव मंदिर की ओर रहेगा। साथ ही जानकारी के मुताबिक बीजेपी भी इस दिन कार्यक्रम आयोजित करेगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के उज्जैन में 5 दिनों तक उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ 300 मंदिरों की रंगाई पुताई का काम किया जा रहा है। वहीं 609 पंचायतों के प्रमुख मंदिरों को सजाया जा रहा है। देखिए अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 1900 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 6 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1900 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 30,362 हो गई है। यानी कि अब देश भर में इतने ही कोरोना के मरीज बचे हुए हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, 6 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण बीते 24 घंटे में देश भर में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 3900 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, आज 8 अक्टूबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।